Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are having the revision session of the economics O2. Okay. What are the factors of production? वहाँ से शुरू करते हैं. Rent, labor, capital and enterprise. So your factors of production. फिर opportunity cost is the next best alternative foregone. Types of goods में देखें तो 4 कैटेगरी है, consumer, capital goods. उसके अलावा देखें तो पब्लिक और मेरिट गुड्स आती है. पब्लिक गुड्स आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि पाकिस्तान स्टील है, सुई गैस है. और मेरिट गुड्स कौन सी होती है? दैट द गवर्नमेंट प्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड हो गई, ठीक है. और ये जो है अभी जो ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से था नहीं, जो हमने हाल देखा बारिशों में और वीडियोज़ में, ठीक है. तो वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ये चीज़ें. स्पेशलाइजेशन किस तरह आती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आपकी जो है वो उसी वक्त होगी जब आपकी डिवीजन ऑफ लेबर से होगी, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन: बाय इंडस्ट्री, बाय फर्म्स, बाय वर्कर्स, बाय रीजन, बाय इंटरनेशनल. फिर हमने फंक्शंस ऑफ मनी देखा था. फंक्शंस ऑफ मनी व्हेन वी स्पीक इन टर्म्स, इट्स स्पेशली टिपिकली स्पीकिंग इज अ फंक्शन ऑफ 4. हमेशा 4 फंक्शंस की बात होगी. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, deferred method of payment. Okay, and then we look into it कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: एक्सेप्टेबल है, ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, स्केर्स है. स्केर्स मतलब कि लिमिटेड इन नेचर, दरख्तों पे नहीं लगा हुआ. अब प्रॉब्लम्स क्या थी जब या फिर कि वाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट, हार्ड टू ट्रेड इन बार्टर, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम थी. फिर इनकरेज स्पेशलाइजेशन, मनी से ये फ़ायदा होता है, दिस इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट. नेशनल इनकम को इस तरह रेस करता है कि एक जो अगर 100 रुपये का नोट है वो दिन में जो है 20 टाइम्स सर्कुलेट करेगा, तो जाहिर है कि 20 टाइम्स जो है आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है. मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, ठीक है, उसने किसी और से ट्रांजैक्शन की, इस तरह. तो इट कुड चेंज सो मेनी हैंड्स. हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जब इकोनॉमी, जाहिर है कि व्हेन यू स्पेंड मनी, तो एक चीज़ समझो, इकोनॉमिक का साइकिल कब चलता है? जब स्पेंडिंग होती है. आजकल रिसेशन क्यों आया हुआ है? विच ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड. और रिसेशन क्या होता है? अपने साइंस वाले फ्रेंड्स को बताना है कि रिसेशन तो पता है आपको, मतलब तो नहीं पता होगा, पूछो मतलब क्या है. तो दैट इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस. क्या मतलब हुआ? जब गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, जैसे कि आजकल हो रहा है कि लोगों को जॉब से फारिग किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है. डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो वो कहाँ खर्च करेंगे? जब खर्च नहीं करेंगे तो वहाँ फैक्ट्रीज क्यों सप्लाई बनाएंगी? तो वो फिर और लोगों को फायर करती हैं. जब और लोग फायर होंगे तो वो जो पैसे खर्च करते थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्पेंडिंग मनी, खर्च करना, इम्तियाज पे, हाइपर स्टार पे. या फिर सबसे इम्पोर्टेंट वो जैसे ईद पे कपड़े लेना, वो सोचेंगे कि चलो इस ईद पे कपड़े नहीं बनाते या कुर्बानी नहीं करते. कुर्बानी का फिर हमें एक और एस्पेक्ट भी पता लगा कि इससे जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है. जब हम जानवरों पे पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि यू स्पेंड मनी, वो जाता है उनके पास जो हु सेल द एनिमल्स, ठीक है, और वो जो है फिर आगे जाके स्पेंड करते हैं, ठीक है ना. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, ब्रश अप करते हुए जा रहे हैं, ठीक है. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, ये एक्सट्रीम है जो कि प्रैक्टिकली किसी कंट्री में नहीं है. सबसे क्लोज जो है यूएसए, वहाँ भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम चलता है. दूसरा एक्सट्रीम क्या है? कमांड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी. ये भी 1-2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि साउथ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है. और दूसरा क्यूबा है कि वहाँ पे पूरा पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था. हाँ, चाइना में ये होता था कि पहले कि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की सारी बात होती थी, लेकिन जब उन्होंने मिक्स इकोनॉमी किया तो देखें कि उनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यूएसए को बीट कर दिया.
मिक्स इकोनॉमी हमारी अराउंड 200 कंट्रीज हैं, तो उसमें से अगर हम देखें तो 197 कंट्रीज जो हैं वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम यूज करती हैं, ठीक है, 197 198। तो ये मिक्स इकोनॉमी क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, और आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ें जो है वो हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं। मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? आपकी डिमांड एंड सप्लाई होती है आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कस में हम डिटेल करते हैं, नॉट ओनली द इकोनॉमिक्स बिजनेस में भी, सोल ट्रेडर, सिंगल ओनर, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। और पार्टनरशिप सीज टू एग्जिस्ट कि अगर वहाँ पे क्या है कि इफ वन ऑफ द पार्टनर डाइज या वन ऑफ द पार्टनर लीव्स। सिमिलरली अगर सोल ट्रेडर मर जाए या वो जो है काम करना छोड़ जाए तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसका ऑपोजिट क्या है? प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये जो है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ वर्ड देखो, ये जो लिमिटेड है इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर्सनल पोजेशन तक नहीं जाते। शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं ताकि पब्लिक का पैसा जो है बिजनेस में लगाया जाए। प्राइवेट लिमिटेड में फैमिली मेंबर्स के पैसे लगते हैं ताकि बिजनेस जो है फैमिली में ही रहे। यू विल बी सरप्राइज कि हायर कितना बड़ा नाम है, बिलियंस, अरबों रुपए की सेल है। कितनी? अरबों रुपए की सेल है, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों? वो नहीं चाह रहे कि पब्लिक के लोग आके जो है ओनरशिप लें, हमारा जो बिजनेस है हमारे फैमिली में ही रहे, ठीक है। क्योंकि जब पब्लिक लिमिटेड होती है कोई भी जाके शेयर्स खरीद लेता है, इसीलिए जो जैसे हायर बहुत क्लोज वॉच करता है कि ऐसा तो नहीं डॉलिस वाले हमारे शेयर ले लें, या टपाल वाला, इन केस इट्स अगेन अ प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम लिप्टन की बात करें, वो देखें तो वो किसी और के शेयर न ले ले, या हम होंडा और टोयोटा का देख लें, पेप्सी कोक का देख लें, तो दे रियली हैव टू हैव अ क्लोज वॉच। वरना तो आप दूसरी कंपनी के शेयर लें और उसको जो है खरीद के बंद कर दें, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उनका एक डिपार्टमेंट होता है जो इसको देख रहा होता है। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं तो वही जो है वो दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। अब किस तरह की होती है? आपकी वर्कर्स कोऑपरेटिव होती है कि अगर फैक्ट्री बंद हो गई है तो वो सारे वर्कर कहते हैं कि हम सारे पैसा मिलाते हैं और इसी तरह एक काम शुरू करते हैं, तो सब मिलके तो सब इक्वली उनका प्रॉफिट होगा, सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल, सबका इक्वल से होगी, ठीक है ना, कोई एक बॉस नहीं होगा। तो ये आपकी कोऑपरेटिव्स होती है। इसमें वर्कर्स कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है। वर्कर का मैंने आपको बताया। कंज्यूमर में क्या होता है कि रन बाय रिटेलर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। रिटेलर कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए करता है, यानी लो प्राइसिंग रखेगा, ठीक है। तो ये जो है फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है मल्टा नेशनल्स का। मल्टा नेशनल्स कौन सी होती है बेटा? मल्टा नेशनल्स वो होती हैं जो कि मोर देन वन कंट्री में उनका ऑपरेशन हो। अच्छा, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उससे मैं मल्टा नेशनल नहीं होऊंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है आपके ऑपरेशन, आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए या आपका ऑफिस होना चाहिए वहाँ पे। एग्जाम्पल देता हूँ, टोयोटा, ठीक है, आपकी यूनिलीवर जो कि लक्स ये सेंसेक्स बना रही है, ठीक है, उनकी फैक्ट्रीज हैं हंड्रेड्स ऑफ द कंट्रीज में, ठीक है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स, क्यों मैकडोनल्ड्स सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता बर्गर्स के, जो है फ्रोजन नहीं देता, बल्कि उसके आउटलेट्स हैं, लीवाइस हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, एंड सो, ठीक है जी। फिर हमने किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो सेंट्रल बैंक को फोकस किया था। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? ये सेंट्रल बैंक तो एक ही होता है ना, कमर्शियल बैंक ये सारे हैं जहाँ पे हम देख रहे होते हैं अपनी स्ट्रीट्स पे, और ये अपने आसपास सराउंडिंग्स में। बैंक अल अबीब है, बैंक अल फलाह है, मीज़ान बैंक स्प्रेड हो रहा है इस तरह, ठीक है, आपका एमसीबी है। तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इसका मेन फंक्शन है, यानी जो भी अकाउंट खुलेगा उसके, ताकि उसके डिपॉजिट्स को करें। मेकिंग रिसीविंग पेमेंट्स, मेकिंग लोन्स, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स फॉर द कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, ठीक है।
मेकिंग लोन्स, लोन्स किसके लिए? जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो उसके लिए लोन दिए और ज़ाहिर है फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स फॉर देयर कस्टमर्स, ये जो लिमिटेड कंपनी है ये बैंक्स को हायर करती हैं इन क्योंकि बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और एक बैंक का भी नहीं, 7-8 बैंक हैं वो लिमिटेड कंपनी, जैसे कि यूनिलीवर है, पीएनजी है, उनके बिहाफ पे वो क्या है कि शेयर्स के लिए एप्लीकेशन से रिसीव करती है वो पैसे, और जिनके शेयर्स होता है तो वो शेयर उनको मिल जाते हैं, बाकी का पैसा रिफंड हो जाता है। ये कौन काम करता है? ये बैंक काम कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में देखें तो डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट और सेविंग समझ लेते हैं। डिपॉजिट इज अ कन्वीनियंट प्लेस टू कीप योर मनी एंड मेक पेमेंट्स फ्रॉम, ठीक है। आपने एक अकाउंट खोला और उसमें ही पैसे रखे, जैसे मेरे पास मिजान बैंक है, मैं सारे यूटिलिटीज़ की पेमेंट उसके लिए करता हूँ, उससे करता हूँ। उसकी ऐप बड़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो जितने भी बिल्स विल्स हैं, बजाय आई मीन यू वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। एग्जाम्पल देता हूँ, वर्क हार्ड क्या है? लाइन में लग जाओ, आधे घंटे 1 घंटे लाइन में, घर आके बोला बड़ा काम किया भाई, बिल पे कर दिए, लाइन में लगे हुए। वर्क स्मार्ट क्या है? ठीक है, फौरन लॉग इन हुए विद इन सेकेंड्स मीज़ान ऐप में, ठीक है, बिल्स पे गए, ठीक है, क्लिक किया और 10 सेकेंड में आपने पेमेंट कर दी। दिस इज हाउ यू वर्क स्मार्ट। सो बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, और हम ओवरऑल आपको सिखा रहे होते हैं वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इन, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर पोजीशन पे जाते रहते हैं, आपका फिजिकल कम होता जाता है, फिजिकल वर्क, और मेंटल वर्क बढ़ता जाता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ पेमेंट कैश है, डायरेक्ट डेबिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अब तो ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ गई हैं इसमें, ठीक है। डायरेक्ट डेबिट और डेबिट कार्ड क्या होता है? डायरेक्ट डेबिट ये होता है कि जैसे कि मैं अपने बैंक में कर लूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस थी मैंने सेट किया हुआ था बैंक में, तो उसमें ऑनलाइन जाके भी आप कर सकते हैं कि हर 15 तारीख को आपकी पेमेंट हो जाए। तो जो भी अकाउंट से आपके पैसे कट रहे हो, जैसे मैंने बताया कि मैं केई का बिल पे करूं या गैस का करूं, तो वो डायरेक्ट डेबिट से होता है। डेबिट कार्ड आपको पता है जो कि बैंक आपका अपना पैसा होता है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जो कि बैंक का पैसा होता है। दोनों से आप जो है ग्रोसरी कर रहे होते हैं हैप्पी स्टार जाके, लेकिन डेबिट कार्ड में आपके अपने पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में के यूज हो रहे होते हैं, और क्रेडिट कार्ड में बैंक के। अच्छा, इंटरेस्ट कब होता है? जब वो ड्यू डेट गुजर जाए। अगर आप उससे पहले पेमेंट करें तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह रहने, सेंट्रल बैंक हमने देखा था। स्टॉक एक्सचेंज हमने बस जनरल एक चीज़ याद रखनी है कि भाई इसके थ्रू जो है वो शेयर्स जो हैं वो बाइंग एंड सेल होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स में हमने देखा था कि हमारा जो सबसे पहले तो मेन फंक्शन टू है स्टेबिलिटी ऑफ द नेशनल करेंसी एंड मनी सप्लाई इन इट्स कंट्री। स्टेबिलिटी मतलब ये कि ज़्यादा आगे पीछे वो उतार चढ़ाव ना हो। देखें कि डॉलर का 100 से 167, और सुनने में आ रहा है 175 पे चला जाएगा जी। नो वंडर के 1-2 साल में 200 पे हो जाए, तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी क्या है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी है वो जापानीज करेंसी, यन, ठीक है। तो कि आपकी जो है अप एंड डाउन ना हो ज़्यादा, और एक ही पे रहे। जैसे कि 2001 से 2008-9 तक 60 रुपीज़ रहा था, 8-9 साल तक स्टेबल रहा था डॉलर के अगेंस्ट में। अगर हम किसी भी करेंसी से देख सकते हैं, यूरो से भी, तो अगर किसी करेंसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वो ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी और करेंसी के अगेंस्ट में हम उसकी वैल्यू चेक कर लें, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। दूसरा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकता है, या कौन से कोई और नहीं कर सकता। हर किसी ने फोटोकॉपी मशीन नहीं लगाई हुई होती है, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस भी है वो भी इनके पास होता है। इवन उसका जो करेंसी पेपर है वो भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, यानी वो बड़े ही सिक्योरिटी में जा रहा होता है कि वो खास पेपर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास होता है। और उसके बाद वो श्रेडर होते हैं, इसके जो वेस्ट है वो भी श्रेडर के थ्रू जो है, एक मशीन होती है जो उसमें डाल देते हैं, और ताकि वो जो है ये जो वेस्ट हो जाए, और इसकी इसका सैंपल भी किसी दूसरे लोगों का ना मिले। गवर्नमेंट बैंकर्स वो टैक्स रेवेन्यू और पब्लिक स्पेंडिंग के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का बैंक है सिंपली। जैसे हमारा बैंक कौन सा है? मेरा बैंक है एमसीबी, मेरा बैंक है मिजान बैंक, ठीक है। तो
अगर वो मुझे कोई पेमेंट करनी होगी पे ऑर्डर, जैसे मैंने जो अपनी गाड़ी ली थी तो वो पे ऑर्डर बनाया था बैंक अल हबीब से अपना, ठीक है। तो वो इसमें क्या है कि वो मेरा बैंक हो गया। गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मैनेजेस नेशनल गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं डॉलर के, यूरो के, पाउंड के, यन के सारे, तो वो सारे रिजर्व्स कहाँ पे होते हैं गवर्नमेंट के? वो होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है। इसी तरह हर किसी का स्टेट बैंक होता है। गोल्ड के रिजर्व भी वो जो है रखा होता है। मैनेजेस द नेशनल डेट, हमारी जो वर्ल्ड बैंक की पेमेंट IMF की वो सारी कर रहा होता है, ठीक है। फिर क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बहुत सारे बैंक जो है जैसे आजकल जो है बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है। क्यों? अगेन ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ही समझ सकता है। किस तरह? अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल मेरी जो है जॉब है, ठीक है, मेरे दोस्त की जॉब चली जाती है खुदा नाश्ता, तो अब क्या है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता। जब वो पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा कि उसने जो लोन लिया होगा, जो उसके क्रेडिट कार्ड्स थे, जी, तो जब उसके क्रेडिट कार्ड्स थे वो डिफॉल्ट करेगा, जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं अकाउंटिंग में, आपने सर रफीक के साथ पढ़ा होगा। तो अब जो है वो बैड डेट्स, डेट्स मतलब कर्जा, बैड मतलब बुरा, बुरा कर्जा बन जाता है, अच्छे कर्जे से बुरा कर्जा। तो इस तरह बहुत सारे हजारों लोगों ने किया होगा। अब जब बैंक के पास पैसे वो नहीं आना शुरू हुए जो उसने दिए थे, तो क्राइसिस में आने शुरू होगा। 2008 में जो रिसेशन था, सिर्फ US में 200 से ज़्यादा, 200 बैंक से ज़्यादा बंद हो गए थे। तो अभी अंदाज़ा लगाओ जब पूरी दुनिया में रिसेशन है, हज़ारों बैंक्स, हज़ारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाखों कंपनियां, और ऑलरेडी मिलियंस ऑफ द पीपल दे लॉस्ट द जॉब। तीन चार को तो मैं ही जानता हूँ अपनी सराउंडिंग में कि दे लॉस्ट द जॉब। अब दे लॉस्ट द जॉब, पहले तो ग्रोसरीज वगैरह पे ही, जाहिर है ग्रोसरी तो बंद नहीं करता, कोई खाएगा कहाँ से, क्या है, अपने जो सेविंग्स फिर वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो, अगर उन्होंने फिर क्रेडिट कार्ड्स पे जो है जो लोन लिया हुआ होगा, या उन्होंने गाड़ी का लोन लिया होगा, घर का लोन लिया होगा, वो नहीं कर सकते, तो अब वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेंगे। जब वो डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा कि बैंक जो है बिल्कुल फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट फिर वो उनको सपोर्ट करती है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, के भाई ऐसा है कि हम जो है आपको पेमेंट कर रहे हैं, और आप जो है बाद में जब आपके हालात अच्छे हो जाए तो आप कर देना, तो उनको पैसे देते हैं, ठीक है। इस तरह का है जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होता है, तो वो लगाया जाता है, ठीक है, टू सेव देयर लाइफ्स। सेट द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये हाँ आगे की O3 की चीज़ है। लेकिन ये बता दो जो इंटरेस्ट रेट है, कि भाई कितने ने मुझे गाड़ी लेनी है तो 10% पे मिलेगी या 20% पे मिलेगी, तो वो जो है ये कौन सेट करता है? ये स्टेट बैंक सेट करता है। ये पूरी स्टोरी है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जो आगे की चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो O3 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड पे एंड लॉ ऑफ सप्लाई पे, वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। डिमांड इज द बॉन्ड, विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय सर्विसेज। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई? कि आपका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किसके साथ है आपका? भाई इनवर्स रिलेशन इस आपका प्राइस के साथ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है लॉ ऑफ डिमांड में, हमने देखा है, ठीक है ना, कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, और उसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे मूवमेंट कहलाती है, और शिफ्टिंग क्या है, वो राइट और लेफ्ट से कहलाती है। तो अगर राइट पे शिफ्टिंग होगी तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है। जाहिर है कि यूनिट्स किसी भी ग्राफ पे हम देखें, चाहे चाहे इकोनॉमिक्स का ग्राफ बनाए या मैथ्स का, तो आपकी राइट की तरफ से 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं। तो जब भी राइट पे शिफ्टिंग होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। लेफ्ट पे शिफ्टिंग होगी तो इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई आपकी कम हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों याद रखना कि मूवमेंट जो है वो प्राइस की वजह से होती है ऊपर, और शिफ्टिंग जो है वो आपकी इसकी वजह से होती है, वो आपकी उसकी वजह से होती है, ये जो अदर फैक्टर्स हैं, वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? कंज्यूमर इनकम है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज हैं, आपकी प्राइस है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, टेस्ट हैबिट फैशन है, यहाँ पे कहीं भी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या है, ये प्राइस जो है ये मैं हटा रहा हूँ, इसका मतलब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्टिंग इन डिमांड, इसमें आपका प्राइस जो है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा मैटर करता है, ये चीज़ देखनी भी होती है कि आपके उसकी लॉज हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फिर से बता देता हूँ क्या होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी क्या होती हैं? जैसे कि सेल फोन है, उसके साथ हैंड्स फ्री, ये आपकी
जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। ठीक है, क्या हैंड्स फ्री सेलफोन के बगैर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। घड़ी है वो सेल के बगैर नहीं चल सकती। वॉल क्लॉक है आपकी, तो सेल जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। प्रिंटर है कार्ट्रिज के बगैर नहीं चलेगा। गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डिपेंडेंट। दूसरी काइंड जो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो आपकी जैसे कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सीएनजी। ठीक है, और आपका दूसरा है बटर एंड मार्जरीन, ये हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर टी नहीं है और आपको कैफीन चाहिए तो कॉफ़ी वुड बी ए सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे होते हैं, तो फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स पे लोग जाना शुरू हो जाते हैं कि जब उसकी जो है चीज़, इसी तरह जो मीट में अगर देखें तो अगर ये कि मटन अवेलेबल नहीं है तो यू लुक इनटू द काउ। जैसे अगर कुर्बानी कर रहे हैं और बकरे जो हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? गाय। या और इसमें तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप ऊँट भी कर सकते हैं। ठीक है, बकरीद आ रही है तो इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, राइवल्स हैं, वेदर वगैरह, नेचुरल डिजास्टर से बात है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी लुक इनटू इट। पीडी वगैरह जो है बस एक नेचुरल जनरल बता देता हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा जो एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होगा। जस्ट फॉर द जनरल ओवरव्यू आपको बता दूं कि इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपकी प्राइस से रिलेशन में कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी कम होगी। नेसेसिटीज़ हैं, कितनी प्राइस बढ़ जाए, क्या हम रोटी खाना कम कर देते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक होती है। आपने कितना ही ऊपर चली जाए पेट्रोल, क्या मैं ऑफिस जाना कम कर दूंगा या मैं 5 दिन के बजाय 2 दिन जाऊंगा पेट्रोल में? नहीं। तो इसका मतलब इन इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है इसका ऑपोजिट? लग्जरी गुड में। अगर एसी की प्राइस से फॉर एग्जांपल 50,000 से 5 लाख पे हो जाए तो लोग एसी लेना बंद कर देंगे। ठीक है, बोलेंगे यार पंखे में ही गुजारा करो। कहाँ 5,000, 50,000, कहाँ 5 लाख। ठीक है, गोल्ड है। गोल्ड की जगह फिर लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अभी 1 लाख से ऊपर पहुंच गया तो लोग अब काफ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पे आ गए हैं। 1 लाख की जगह 10 लाख हो जाए तो ठीक है ना। इसी तरह तो बहुत सारी होती हैं चॉकलेट्स की प्राइसेस या आपकी जो है परफ्यूम्स की प्राइसेस। और ये डॉलर जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, मैंने अरमानी लिया था 7,000 का, वो ये 15,000 का मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है। तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। 6-7 हज़ार का चलो परफ्यूम ले ले बंदा, लेकिन 20,000 का परफ्यूम मैं 10 बार सोचूंगा लेने के लिए। ठीक है ना? तो ये दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई में ये याद रखना है कि इसका जो कर्व है, कर्व हमेशा क्या होता है कि अप डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो उसकी जो है वो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट कि ये इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में होगा और डिमांड कर्व आपकी डाउन डायरेक्शन में होगा। अच्छा, सप्लाई कर्व ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि इसकी डायरेक्ट रिलेशन होती है, ये याद रखने वाली चीज़ें। ठीक है, डिमांड एंड प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप, इसीलिए डाउनवर्ड कर्व जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी हमें पता है कि अगर सेल लगती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, प्राइसेस ऊपर आती है तो कम खरीदते हैं। लेकिन सप्लाई में ऑपोजिट होता है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर ये बिजनेसमैन कहता है ज़्यादा बेचो ज़्यादा बेचो। अब जैसे कि फिर आ जाओ बकरीद पे, जानवर ज़्यादा महंगा होगा तो ज़्यादा बिजनेस लोग अट्रैक्ट होंगे, अपने दूसरे काम छोड़ के भी। यार ऐसा है, जानवर मेरे पड़ोस में तो उसने जानवर पाले में इसलिए क्यों क्यों खरीदारी है, उसे पता है कि भाई यहाँ पे जो है सीजन होगा और जो है फिर प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, और तो इसको हम डायनेमिक प्राइसिंग भी बोलते हैं बिजनेस के टर्म में। कि इसका क्या मतलब है कि अगर 2 महीने पहले जिसने जानवर लिया होगा बहुत सस्ता पड़ा होगा, 1 महीने कम सस्ता, और अभी तो आपको पता है कितना महंगा। जो आपको 25,000 का मिलता है तो वो आपको 35,000 का मिल रहा होगा या 40,000 का मिल रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन। तो ये और सबसे आसान इकोनॉमिक्स और बिजनेस इसलिए भी है कि दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, अगेन जो मूवमेंट और शिफ्टिंग होती है वो आपकी किस वजह से होती है? वो आपकी इस वजह से हो रही होती है कि आपने जो है वो प्राइस की वजह से जो फैक्टर्स हैं आगे पीछे आप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि आपके जो फैक्टर्स हैं जो कि अदर देन दैट हैं, अभी हम ग्राफ भी देख लेंगे दोनों के ताकि और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाए। तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्टिंग इन सप्लाई, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, को डिपेंडेंट ऑफ गुड्स है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उसके बगैर। जैसे कि रॉ मटेरियल है, उसे
कपड़े के बगैर कॉटन ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब कॉटन नहीं है तो कपड़ा कैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन को डिपेंडेंट बहुत सारी होते हैं, जैसे कि अगर बिक्री है और शुगर की प्राइस महंगी हो जाए तो जाहिर है उस पर डिपेंडेंट है, फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो महंगे हो जाएं तो आपकी क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फर्क आ जाता है। लॉस है, पेंडेमिक में क्या हुआ कि सप्लायर भी बेचना चाह रहा है, कस्टमर ही बाय करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो ये लॉ स्ट्रिक्ट हो गया ना, पूरी दुनिया में लॉ लग गया है। किसकी ऐसे गवर्नमेंट 7 बजे बंद है उसके बाद फाइन होगा, आजकल तो इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन पीछे तो ये है कि उठा उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे और फिर उनको अंदर भी बंद कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो वहाँ पे जो है वो ये कि और ज़्यादा लॉस को फॉलो किया जा रहा था। हमारी इधर सेंट्रल में तो इतना नहीं है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, डीएचए वगैरह में। पॉलिटिक्स है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी। टेलर है हाथ से शर्टें 10 शर्टें सी लेगा दिन में, ठीक है 12, लेकिन जो 10,000 शर्टें जो एक दिन में और दिस इज़ नॉट थ्योरी, प्रैक्टिकली 10,000 क्या और ज़्यादा ऐसी मशीन्स आई हैं, हज़ारों शर्टें जो आइडियाज़ है, डिवाइस हैं, तो उनकी सारे ऑटोमेटेड प्लांट होते हैं। उधर से कपड़ा डलता है, इधर से शर्ट रेडी होके निकल जाती है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न हमें एक ही डिज़ाइन, एक ही साइज़, ठीक है, अगर मैं जो है बोलूँ कि मीडियम, तो जैसे कॉलर्स हैं 15, 16, 17, डाइनर्स भी यही कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी का टाइम है। और अब तो और ज़्यादा जॉब्स के लोगों को मसले हो गए। क्यों मसले हो गया, मैं पढ़ रहा था कि कोविड की वजह से लोगों को फेयर है कि भाई जॉब पे ज़्यादा नहीं जा रहे, ठीक है ना। फिर कंपनीज ने भी सोचा, तो यानी 10 वीक्स का जो काम है वो 10 10 साल का काम 10 हफ्तों में हो गया। किस तरह, आगे 10 साल बाद जो है वो रोबोट्स आने थे, तो वो अभी आना शुरू हो गए, ठीक है। नाइट शिफ्ट्स पे जो है वो वो क्या लगी हुई, पहले वो कैशियर्स होते थे, आपको पता है, अभी भी आप जाएं तो कैशियर के बगैर नहीं मिलेगा। लेकिन आई वेंट टू यूएस, तो मैंने खुद पर्सनली वॉलमार्ट पे एक्सपीरियंस किया कि वहाँ रात में जो कैशियर नहीं था, वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था। मैंने अपनी जितनी वॉलमार्ट से मैंने अपनी ग्रोसरी की, जैसे कि यहाँ पे स्टार पे होती है, तो उसके बाद सब बार कोड सबके स्कैन किए। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा पैसे किस तरह लिए जाएं, तो वह मशीन थी, मशीन में पैसे डालते हैं और चेंज बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कैशियर का काम कौन कर रहा है, मशीन। तो इसका मतलब है कि मशीन रिप्लेसेस ह्यूमन बीइंग, तो ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस चाहिए तो बहुत सारी जो है कंपनीज अभी से स्विच करना शुरू हो गई लोगों को मशीनों से। क्यों, उन्हें तो बिजनेस करना है, ठीक है, उन्होंने बिजनेस करना है, लेकिन हमारे बीइंग मुस्लिम हमारी एक और हमारी सोच होनी चाहिए कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अब देखो स्कूल्स बंद है, तो स्कूल्स बंद हैं, उससे टीचर्स जो हैं वो जॉबलेस तो नहीं हो गए ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। आई नो सो मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब, या उनके बिजनेस जो वो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट का मतलब कि प्रॉफिट जीरो है, ठीक है ना। तो वो उनको मिल रहा है। तो अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, आप उस वक्त तक नहीं मर सकते, मैं उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि अपना आखिरी दाना नहीं कर लूँ, ठीक है। एक खास बात बता दूँ, पहले रिस्क आता है, अल्लाह ताला रिस्क लिखते हैं, बाद में इंसान जो है वो क्या है कि वो जो बाद में इंसान दुनिया में आता है। तो हम लोग ने उल्टा कर लिया है, हम क्या करते हैं, सारा फोकस हमारा रिस्क पे होता है, सुबह से रात तक पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। हालांकि अल्लाह ने इस चीज़ का वादा किया है, और हमारा जो काम है हमें इबादत करने के लिए पैदा किया है, अच्छे काम करने के लिए पैदा किया है, ठीक है। ये पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन ये सेकेंडरी है, हमने इसको प्राइमरी बना लिया, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, तो फैक्टर्स ये आपके अफेक्टिंग है। बिफोर आई लीव मैं आपको क्या चीज़ दिखा दूँ, ये जो ग्राफ्स वगैरह हैं, तो वो हम उसको देख लेते हैं कि हाउ ग्राफ्स में पहले हम देखेंगे मूवमेंट, और उसके बाद हम उसको शिफ्टिंग को देखेंगे कि how the shifting is going to get it done. तो याद रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिमांड की, ये आपकी इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और अगर हम उसकी जो है वो इन रिलेशन विद प्राइस देखें, ठीक है, और सप्लाई की है क्या होती है आपकी, डायरेक्ट रिलेशन होती है।
दूसरा देख लेते हैं जिसमें अच्छा जी, ये जो है ये आपका क्या है, ये मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट मतलब कि ए और बी एक ही कर्व पे आ रहा है। ये किसकी वजह से हो रही है? प्राइस। प्राइस डाउन हो रही है 60 से 40। ग्राफ नहीं देखते समझ में नहीं आता। ठीक है, अब क्यों? जैसे 60 से 40 पे आई, सबने बोला भाई लेना शुरू कर दो, लेने 400 के बजाय 800 बकरे बिक गए। ठीक है, कि आपकी 60 या गायें हैं 60,000 की, 40,000 हर कोई भाई चलो भाई चलो एक हिस्सा और ले लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका होना शुरू हो गया। तो एक तो अगेन अंशरा ने रीजॉइन किया है। तो फिर अंशरा के लिए बता दूं कि भाई नहीं। आपकी, हाँ नहीं बताऊं? अच्छा चलो छोड़ दो, चलो नहीं बताते। ठीक है, इतनी जोर का बोला कान में, ओहो चलो। अच्छा भाई, तो ए और बी का ये देखें कि उसमें जो है शिफ्टिंग, आगे बढ़ते हैं जरा ये शिफ्टिंग वाले से। शिफ्टिंग डी से डी वन में देखो कि आपका डी से डी वन में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई लेफ्ट पे हो रहा है। ठीक है, और पी से पी वन आपकी अगेन अगर ये राइट पे होगा तो इसका यहाँ पे आ जाओ। चलो, ये डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है? तो डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है क्यू से क्यू वन, और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपकी ये शिफ्टिंग किस वजह से होती है, अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, और ये हमने सारी बात की थी। ठीक है, अच्छा अब हम आखिरी चीज देख लेते हैं जो कि सप्लाई की है। ठीक है, तो सप्लाई, ये जो प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन इसलिए ऊपर जा रहा है। देखो पी से पी वन प्राइसेस बढ़ी, मैंने बोला मैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये इसी तरह के अगर अब बारिशें कम हुई हैं तो तो उससे क्या हुआ कि हम देखें तो आपकी उसकी वजह से क्या होगा कि जानवरों की प्राइसेस क्या हैं, अगर बढ़ गई हैं तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा और इंटीरियर से जानवर मंगवाएंगे और उसको सेल करेंगे। क्यू वन हो गया। ठीक है, और अगर हम देखें इसकी शिफ्टिंग किस तरह होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी शिफ्टिंग है। तो अगर हम देखें S1 से S2 पे जा रहा है तो क्या है, सप्लाई बढ़ी कम हो रही, सप्लाई कम हो रही है। और याद रखने के लिए आसानी है। क्यों आसानी है भाई? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों आपका इसी तरह बढ़ रहा होता है। ठीक है, आखिरी चीज राइट वाली भी देख लेते हैं कि हमारी जो शिफ्टिंग ये आ गई S1 से S2। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना कि बेंडिंग आ रही है, सीधी आपने सीधी लाइंस बनानी है। ठीक है, सीधी लाइंस बनानी है। ठीक है ना? तो ये कि मेक श्योर कि अपनी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है फॉर द क्विज़ेस फॉर टुमारो। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।